स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दृष्टि एस फैंस क्लब में। तो आज टेस्ट 05 का डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। पहला दिया है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो आपकी जो लिटरेसी रेट थी, जो साक्षरता दर थी, मात्र 12% थी। ठीक, तो आपका ऐसे ही पहला आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि उच्च निरक्षरता दर है। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि कम जनसंख्या घनत्व, नहीं, ये अब गलत है। उस टाइम भी भारत की जो अभी जनसंख्या है, अगर आप मतलब एवरेज देखेंगे तो उस टाइम भी जनसंख्या कोई घनत्व कोई कम नहीं था, उधर भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व, तीसरा आपका ये भी गलत है। आपका यहाँ पर जो प्राथमिक जो क्षेत्र था कृषि था, उसका सबसे ज़्यादा योगदान था भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे। लेकिन अब फिलहाल में देखें तो तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा हुआ, लगभग 50% के अप्रोक्स अभी वो अपना उसका प्रभुत्व है। चौथा है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, हाँ ये तो शुरू से ही है भारत में, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। दूसरा है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रेलवे पत्तन और डाक एवं तार जैसी बुनियादी ढांचाओं का विकास हुआ, सही है। दूसरा है कि इस विकास के पीछे उद्देश्य लोगों के बुनियादी सुविधाओं प्रदान करना था, नहीं, तीसरा आपका दूसरा तो आपका ऐसे ही है, गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य आपका औपनिवेशिक जो हित के लिए था। ठीक, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक सही है किंतु 2 गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा है कि कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूलभूत विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो कंट्रोल होता है वो केंद्रीय नियोजन का, जो मतलब सेंटर का मेन कंट्रोल होता है, वो आपका समाजवादी में भी होता है, साम्यवादी में भी होता है। लेकिन अगर चारों विकल्पों में देखें तो ये चौथा जो विकल्प है बहुत सुटेबल है इस कथन के अनुसार, तो आपका चौथा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक विकास का निर्धारक माना जाता है। देखिए, जो किसी भी देश में उसका दीर्घकालिक अगर विकास करना हो, आर्थिक विकास करना हो, तो उसमें मानव पूंजी पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 4C हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा है। देखिए, पहला है कि व्यवसाय की निजी और सार्वजनिक स्वामित्व के संयोजन वाली, ठीक है, पहला सही है। इसमें मिश्रित में होता यह है कि निजी और सार्वजनिक दोनों को मतलब संयोजन से वो अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं, ये गलत है। जहाँ जो भी आर्थिक निर्णय वो सरकार और प्लस निजी कंपनियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो दूसरा पर गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर होती है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। देखिए, जो अर्थव्यवस्था होती है वो आयात प्रतिस्थापन पर निर्भर होती है। ठीक, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा जो मतलब कि आयात प्रतिस्थापन पर जोर दे, मतलब यहाँ पर जो हमारी जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें हम लोग निर्यात पर ज़्यादा मतलब जोर करते हैं। आयात तो थोड़ा वो चाहते हैं कम हो, लेकिन निर्यात पर ज़्यादा बल रहता है। ठीक, तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही। छठा है कि निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनी सी देश के आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक मानी जाती है। पहला है उच्च मुद्रास्फीति दर, हाई इन्फ्लेशन रेट। देखिए, पहला आपका गलत है, यही अगर इन्फ्लेशन रेट, देखिए किसी भी देश के विकास के इन्फ्लेशन रेट जरूरी है। अमेरिका को देख लीजिए, वहाँ भी 1% 2% इन्फ्लेशन रेट रहता है। भारत को देखिए, आपका उसका प्लस 4 ±2%, ये आपका भारत का इन्फ्लेशन जो रेट है, इसमें वृद्धि चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बोल रहा है उच्च मुद्रास्फीति दर, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है कि उच्च बेरोजगारी दर, ये भी गलत है क्योंकि यह आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक में बेरोजगारी दर तो आएगा ही नहीं। तीसरा है कि निम्न निर्धनता दर, हाँ तीसरा आपका सही है। किसी भी अगर आर्थिक विकास किसी देश का देखना हो तो उसमें आपका वो पावर्टी देख लीजिए, पावर्टी रेट क्या है वहाँ पे, तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथा है कि निम्न साक्षरता दर, ये भी आपका गलत है, वहाँ पर हाई मतलब जो लिटरेसी रेट चाहिए वो हाई चाहिए, तो इससे आपका पहला 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 दूसरा चौथा गलत है, तो केवल तीसरा सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक, केवल एक। सातवां है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय नियोजन के लक्ष्यों के संबंध में बुनियादी विचार प्रस्तुत किए गए थे, सही है। दूसरा है कि पीसी महालनोबिस, हाँ ये भी सही है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस इससे संबंधित है, तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। आठवां है कि स्वतंत्र भारत में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आपका देखिए, पहला है कि इसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का निजीकरण करने की परिकल्पना की गई थी, ये गलत है।
आपका जो भूमि सुधार लाया गया था उसमें तो सामाजिकरण सरकार को दिखाना था, क्या मतलब समाजवाद लाना चाहते हैं, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए बड़ी भूमि जोत को प्रोत्साहन देना था। पहला तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े जोत थे उनको ये देखा गया कि जो भी वंचित जो किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनमें वितरित करना, ये मेन उद्देश्य था। तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसने अधिकतम सीमा में कोई छूट नहीं दी, ये भी आपका गलत है। अधिकतम उसमें सीमा था कि हाँ कि एक मतलब कि इतना मतलब 10 एकड़ से ज़्यादा कोई मतलब एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो ठीक। तो आपका तीसरा ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन और हाशिए पर रहने वाले किसानों का भूमि का पुनर्वितरण। हाँ, ये आपका डी नंबर आपका सही है, क्योंकि जो सरकार थी वो समावेशी विकास लाना चाहती थी कि जो मतलब भूमि पर या भूमिहीन जो किसान है या हाशिए पे जो भी किसान है उनको भूमि प्रदान करना मेन उनका लक्ष्य था। अब देखते हैं 9 नंबर में है कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर प्रदान कर दिया, मतलब प्राप्त करने में सक्षम है। देखिए पहला सही है। जब हरित क्रांति उसके पहले जो भारत की स्थिति थी वो पूरी तरह से वो विदेशों पर निर्भर थी, विदेशों से आयात पर निर्भर थी। उस टाइम अमेरिका या और मतलब जो भी देश थे उस टाइम, तो उनमें से जो भी खाद्य सामग्री थी उनसे आयात होता था पहले। लेकिन जब हरित क्रांति के बाद ऐसा हुआ कि भारत स्वयं आत्मनिर्भर बन गया। अब खुद वो दूसरे देशों को अपना जो भी खाद्य पदार्थ वस्तुएं हैं उसको निर्यात करता है, ठीक। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि उच्च उपज वाले हाइब्रिड जो भी बीज होते हैं का उपयोग पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। हाँ, ये भी सही है। जो हाइब्रिड जो भी सीड्स बीज था वो पंजाब और आंध्र प्रदेश हरियाणा जैसे राज्यों तक सीमित है, ये भी सही है। तीसरा है कि इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताओं को बढ़ाया नहीं, ऐसा गलत है। ये चीज़ गलत दिया है। ऐसा नहीं है कि छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानता बढ़ गया, ये सभी को इसका लाभ पहुँचाता है, सभी वर्गों को, मतलब जो भी किसान थे, छोटे किसान थे या बड़े किसान, सभी को लाभ पहुँचाता है। इसलिए आपका 1 और 2 दोनों सही, तीसरा गलत, तो आपका बी केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित पर 10 नंबर उपयुक्त में से कितने कारकों ने वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों में योगदान दिया। देखिए पहला बात है कि उस टाइम कंडीशन क्या थी भारत की। पहला बात कि वो बाह्य ऋण की अधिकता, जो ऋण था जो भारत पे वो सबसे ज़्यादा था। दूसरा था कि अपर्याप्त विदेशी भंडार, ये भी सही था। उसके बाद जो 14 दिन की मात्र सामग्री थी, कि 14 दिन की मात्र जो फॉरेक्स था कि वो बाहरी किसी दूसरे देश से अपने जो ज़रूरी जो वस्तुएं हैं उसको आयात कर सके, ठीक। तो आपका पहला दूसरा हो गया। तीसरा है असामान्य मुद्रास्फीति का दबाव, ये भी आपका सही है। उसका हाई इन्फ्लेशन रेट था, तो आपका 1 2 3 तीनों सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सभी 3। 11 नंबर है कि वैश्विक अनुमान के अनुसार भारत 2023 और 2024 में विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। जी हाँ, ये तो सही है। ये तो बार बार हमारे नरेंद्र दास मोदी जी कह रहे हैं, सब लोग मतलब पूरा, आप कोई भी अखबार पढ़िए सब आ रहा है कि भारत सबसे तेज़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बाद आपका कथन 2 देखिए। कथन 2 में है कि भारत महामारी के बाद खुदरा में क्षेत्र में तेजी का अनुभव कर रहा है। हाल ही में बैंकों के तुलन पत्र में सुधार से भी नए निवेश आकर, देखिए जो तुलन पत्र होता है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। जो हाल ही में जो देखिए जो भी एनपीए बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे, जो भी बैंक का जो भी एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इससे क्या हो रहा है, जो बैंक के जो बैलेंस शीट है वो ठीक होते चले जा रहे हैं। और जो भी उनका जो जैसे कि जो कंजप्शन जो एरिया है, क्षेत्र है, खुदरा क्षेत्र जो है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अनुभव मतलब करना पड़ रहा है। मतलब खुदरा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे अनुभव देखने को मिल रहा है, ठीक। नए निवेश वहाँ आकर्षित बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपका दूसरा भी सही है। और ये इसी कारण से, अगर इसमें आप वाई लाइन का प्रश्न पूछेंगे तो इसी कारण से आपका ये मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ठीक। तो आपका दोनों कथन सही है, और कथन 1 कथन 2 की व्याख्या भी करता है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है, ठीक। इसके बाद आगे 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में। पहला है कि यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। पहला बात की गलत हो गया, ठीक, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक। संवैधानिक आर्टिकल 279 ए के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है, ठीक। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद का उपाध्यक्ष होता है, दूसरा भी गलत है। जो वित्त मंत्री होता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो परिषद का अध्यक्ष होता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो कोई राज्यसभा का कोई एक सदस्य होता है, ठीक। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि परिषद में निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वालों को 75% भारित, हाँ आपका तीसरा सही है। जो मत होता है 75%, आपका 1/3 आपका केंद्र का होता है, 2/3 आपका राज्य का होता है, ठीक। तो आपका ये आपका तीसरा सही है।
चौथा है कि परिषद जीएसटी में शामिल किए जाने वाले करों के लिए सिफारिश करता है। जी हाँ, कोई भी कर लगाना हो या हटाना हो तो जीएसटी परिषद उसकी सिफारिश करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी। एक और तीन, कौन सा आपका 3 और 4 आपका सही है, तो आपका केवल 2 हो जाएगा। तो 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर में दिया है कि चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में दिया है। उपयुक्त में से कितने करंट अकाउंट डेफिसिट से प्रभावित होते हैं? देखिए, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उससे ये पाँचों के पाँचों प्रभावित होते हैं। ठीक, तो इसका सभी 5 हो जाएगा उत्तर। इसके बाद आपका अगला होगा 15 नंबर। 15 नंबर दिया है कि मत्स्य पालन क्षेत्र के संदर्भ में। देखिए, जो भारत है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। पहला आपका चीन हो गया। ठीक, तो पहला आपका ये सही है। दूसरा है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम, ये दूसरा भी आपका सही है। ठीक, सागर जो माला परियोजना है इसके बारे में ये भी सही दिया है। ठीक, तो सी का 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 16 नंबर है कि आपका डी डॉलराइजेशन के बारे में दिया है, तो इसका आपका उत्तर ए होगा। इसका तात्पर्य जो होता है, जो डी डॉलराइजेशन होता है, इसका तात्पर्य होता है घरेलू अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी डॉलर का प्रभाव को कम करना होता है। ठीक, जैसे कि रुपए को अब बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रुपए को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, तो इससे क्या होगा, रुपए को बढ़ावा देंगे तो किसी दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा ही, वो दूसरा कम होगा तभी ना ये अपने जगह लेगा। तो उसी को डॉलरीकरण बोलते हैं। इसका 17 नंबर में है कि विशेष आहरण SDR। ठीक, SDR जो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके बारे में दिया है। पहले लिखा है कि SDR की गणना अमेरिकी, देखिए ये 5 में होती, 5 मतलब इनकी गणना है 5 अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन और ब्रिटिश पाउंड होता है। इसमें रूसी रूबल नहीं होता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका ये सही है। SDR प्रत्येक सदस्य का कोटा राशि के आधार पर आवंटित किया है, सही है। 25% करके सिल्वर गोल्ड ट्रांच जिसको बोलते हैं। इसके बाद 18 नंबर में दिया है कि आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गीक वर्कर्स को एक नई व्यवस्था, हाँ पहला आपका ये सही है। ये आपको डिफाइन किया गया है 2020, ये सामाजिक सुरक्षा जो संहिता है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में इसको डिफाइन किया गया है। दूसरा कि यह श्रमिक नई पेंशन योजना के तहत पंजीकरण होते हैं, लेकिन इसमें दिया है कि नहीं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। ठीक, इसका 19 नंबर दिया तटीय जल कृषि के बारे में दिया है। पहला बात कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नहीं, यह पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि इसका उद्देश्य पूरे भारत में, तो पहली बात कि ये पूरे भारत लिख देता है तो ये गलत। यहाँ तटीय दे रहा है, यहाँ पूरे भारत दे रहा है, तो ऐसे ही आप विकल्प के अनुसार भी इसको गलत कर सकते हैं। तो न तो 1 नहीं 2 हो जाएगा। इसका बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग जो जारी किया है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इसके बाद 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर दिया है कि लेड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, एक बार रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के बाद यह सीधे मस्तिष्क में चला जाता है, पहला सही है, विशेषकर बच्चों में। ठीक, दूसरा का है कि दूसरा है कि जन से वजन कम हो जाता है, दूसरा भी आपका सही है, सी 1 और 2 दोनों। इसके बाद 22 नंबर में है कि रोडोडेंड्रन के बारे में पूछ रहा है। ठीक, इसे जलवायु परिवर्तन के सूचक, हाँ ये एक इंडिकेटर होता है जो आपका जलवायु परिवर्तन में ये सूचक मतलब एक इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। यह पश्चिम बंगाल नहीं, या नागालैंड का राजकीय पुष्प है। ठीक, ये सदाबहार पर्णपाती झाड़ी जिनके पत्ते सख्त होते हैं, ये भी सही है। ठीक, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा केवल 2। आगे देखते हैं। आगे है 23 नंबर, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क ANN के संदर्भ में। पहला है कि ANN एक अभिकल्पनात्मक मॉडल है जो मानव मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिकाओं कोशिकाओं के समान कार्य करता है। जी हाँ, पहला सही है। दूसरा आपका यह क्वांटम नहीं होगा, यहाँ क्लासिकल कंप्यूटिंग तकनीक होगा जिसके द्वारा यह किया जाता है। ठीक, तो आपका दूसरा गलत, तो केवल 1 हो जाएगा। 24 नंबर है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954। देखिए यहाँ पे जो अधिनियम है वो लिखा है कि इन 2 धर्मों को छोड़कर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी धर्मों पर ये लागू होता है ये नियम। ठीक, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि 30 दिन में पहले आपका समाप्ति से पूर्व विवाह है, ये दूसरा आपका सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। 25 नंबर में है कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के रूप में प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकारी संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख एवं उपचार तक प्राप्त होता है, हाँ पहला आपका ये सही है। दूसरा है कि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये गलत है, यहाँ पे होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो आपका दूसरा गलत, तो केवल 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर CRR SLR के बारे में देखिए। CRR जो होता है वो RBI के पास, और जो बैंक होते हैं वो अपने NDDL का एक भाग जमा रखते हैं RBI के पास। ये आपका क्या लिखा है, बैंकों के पास, तो बैंकों के पास ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि SLR दिया है, यह खुद रखते हैं बैंक अपने पास, न कि रिजर्व बैंक के पास। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों गलत है, तो इसका न तो 1 न ही 2। 27 नंबर में है कि भारत में राज्यों को अधिकतम 2 राजधानियों रखने का अनुमति है, ऐसा तो है नहीं।
आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, कहाँ ऐसा है कि 2 राजधानियाँ उसकी रखी गई है। दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं। हाँ, तो ये सही है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, एक शिमला है और एक धर्मशाला है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं, एक आपका मुंबई हो गया और एक आपका जो शीतकालीन जिसको बोलते हैं शीतकालीन राजधानी, वो नागपुर हो गया। और उत्तराखंड का आपका एक तो देहरादून है, ये दूसरा भराड़ीसैंण है। ठीक, तो आपका इसका केवल बी हो जाएगा। 28 नंबर में है कि आपका पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर करना है, तो आपका इसका विकल्प ए होगा। पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, ये भी सही है। 29 नंबर में है कि मुद्रा के देखिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। देखिए आवश्यक ये कब होता है, यह विनिमय का माध्यम के द्वारा होता है। देखिए मान लीजिए कि जब ए और बी 2 लोग हैं, तो अगर मान लीजिए इसको कोई चीज़ बेचना हो, अगर इसको कोई ज़रूरत हो, किसी खरीदना हो किसी चीज़ को और इसको बेचना हो, तो अगर कोई एक वस्तु है, अगर इसको ये इस चीज़ को बेचना हो, इसको अगर खरीदना हो, ठीक, तो दोनों का एक संयोग मिलेगा तभी तो यह विनिमय जो ये संपन्न होगा। तो इसलिए दोहरा संयोग जो आता है वो इसी को डिनोट करता है। ठीक, तो आपका ए हो जाएगा 29। इसके बाद 30 नंबर बोल रहा है कि करेंसी नोटों और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है और इनका आंतरिक मूल्य होता है, ये गलत है। जो करेंसी नोट होता है इसका आंतरिक मूल्य किसका होता है, जो सोना होता है, चांदी होता है, इनका आंतरिक वैल्यू होता है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि चेक और मांग जमा आपका लीगल टेंडर, ये तो गलत हो गया। चेक मांग जमा थोड़ी होता है, जो आपका ये करेंसी होता है, कॉइन्स हो गया, ये आपका लीगल टेंडर होते हैं। ठीक, करेंसी नोट लीगल टेंडर, हाँ ये तो इसका सही है, तो केवल एक हो जाएगा। RBI 31 नंबर है। RBI के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है, हाँ सही है। दूसरा, यह नकदी शेष बनाए रखने में बैंकों पर निगरानी रखता है, हाँ ये भी आपका दूसरा भी आपका सही है। आपका जो भी मतलब अपना फिक्स करता है हर सेक्टर को कितना कितना परसेंटेज आपको लोन देना है। तीसरा है कि इसका उद्देश्य विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, हाँ ये भी सही है। यह केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ये भी सही है आपका। तो आपका हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4। 32 नंबर है कि एशिया का पालन निर्यातक प्रसंस्करण EPZ, ये तो सीधा सीधा आपका NCERT क्लास 11 जो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों का दोनों आपका इसमें सही होगा। 33 है कि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के बारे में दिया है कि यह विश्व भर में के उपभोक्ता समूह का एक सदस्य था, ये भी सही है। दूसरा जो इसका मुख्यालय यहाँ कहाँ है, लंदन में है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा विकल्प ए, 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर में है कि डार्क मैटर्स आकाशगंगाओं का एक आकर्षित करता है और धारण होल्ड करता है, जबकि जो डार्क एनर्जी, देखिए जो बिग बैंग थ्योरी कहता है, जो कहता है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो ब्रह्मांड का जो एक्सपेंस कर रहा है वो डार्क एनर्जी के कारण होती है, विकसित हो ही रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि प्रकृति के 4 मूलभूत गुरुत्वाकर्षण, हाँ ये आपका जो 4 जो बल होता है नेचुरली वो तो है ही ये दोनों, ठीक है चारों। ठीक, तो आपका हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। 1 मार्क के बारे में दे रहा है, तो पहला है कि सभी कृषि उपयोग के लिए 1 मार्क का प्रमाणन चिन्ह अनिवार्य है। देखिए सभी तो सभी के लिए तो है नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है कि 1 मार्क प्रमाणन तैयार करते समय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के मौजूद मानकों पर विचार किया जाता है, हाँ ये तो सही है आपका, तो बी का हो जाएगा इसका। 36 नंबर दिया है कि कीमत रोच, देखिए ये तो आपका सीधा सीधा NCERT क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कि अगर मांग में 1% का परिवर्तन किया जाता है तो कमी पे क्या प्रभाव, ये वो जो भी सब है, तो इसमें आपका दोनों सही होगा, तो सी का 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसके बाद आगे 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर दिया है जो आपका जो टाइप ऑफ वर्कर है, वर्कर का जो प्रकार दिया है, 3 प्रकार दिया है। देखिए स्वनियोजित तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो जो खुद उनका उद्यम होता है, खुद उनका बाजार, खुद उनका अपना दुकान होता है, खुद मतलब अपने दुकान को चलाते हैं, वो स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। दूसरा है नियमित वेतनभोगी, जो सैलरी पर्सन है, जिसको सैलरी मिलता है हर महीने, नियमित वेतन मिलता है, तो उसका आपका ये नियमित वेतनभोगी होगा। तीसरा है अन्य जो खेतों में संलग्न होते हैं, तीनों आपका ये सही होगा, तो सही सभी 3। 38 नंबर में है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, ये आपका जो होता है इसका देखिए इसका सी होगा। किसी विशिष्ट बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या तथा उस बीमारी की असमर्थता की स्थिति में बिताए गए वर्ष। ठीक, आपका ये सी होगा। 39 में बोल रहा है कि उपयुक्त में से कितने कृषि बाजार व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। देखिए इसी तो 4 होगा, जब सुधार करना हो तो बाजार का नियमन भी ज़रूरी है, भौतिक साधन बेसिक जो आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी ज़रूरी है ही। इसके बाद आपका पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ये भी ज़रूरी है, आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग ये भी ज़रूरी है, तो इससे आपका चारों सही है। ठीक, तो इसके बाद 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में दिया है, तो आपका पहला है कि यह लघु ऋण कार्यक्रम, ये तो है ही लघु ऋण कार्यक्रम वाला। दूसरा है कि यह यदि किसी सदस्य को ऋण की आवश्यकता हो तो
वास्तविक ऋण की आवश्यकता भी होती है। इसका मतलब आपका कोलेटरल होता है, जो मतलब किसी चीज़ को गिरवी रखते हैं, तो ये आपका इसकी ज़रूरत है ही नहीं रहता है। जो अगर 15 लोग अगर कोई किसी ग्रुप में मान लीजिए काम कर रहे हैं, अगर मतलब कोई किसी को चाहिए तो आपस ही में वो लोग मतलब लेन-देन कर लेते हैं। इसमें ये नहीं है किसी को कोलेटरल देना हो या ना, ये सब आपका दूसरा गलत हो जाएगा, तो आपका केवल एक हो जाएगा। 41 नंबर है कि भारत में कृषि समुदाय मिश्रित फसल पशुधन कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं। जी, ये तो सही है, किसी मिश्रित फसल का ये यूज करते हैं। दूसरा है कि विविधीकरण, आपका डाइवर्सिफिकेशन, ठीक, तो ये क्यों का कारण ये हो गया, आपका जो डाइवर्सिफिकेशन जो भी आपका है विविधीकरण, वो किससे है, मिश्रित फसल पशुधन से ही है ना, ठीक, तो आपका ये दोनों सही है, व्याख्या भी करता है एक दूसरे के। 42 में कि WPR, देखिए WPR जो होता है वो आपका रोजगार की स्थिति का मतलब आकलन करने के लिए होता है, ना कि बेरोजगारी की स्थिति का, ठीक। दूसरा है यहाँ पे बेरोजगारी 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 से कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब कुल मिला के है कि रोजगार की स्थिति को दर्शा रहा है, इसमें ये नहीं कि बेरोजगारी को दर्शाता है, सिर्फ रोजगार को दर्शाता है, ठीक, तो आपका तीनों गलत है, तो कोई भी नहीं हो जाएगा डी। इसके बाद 43 नंबर देखिए, 43 नंबर में है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अब क्या लिखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत। देखिए, जो भी एक कंज्यूमर जो होता है, जो भी मतलब एक ग्राहक होता है, उसके क्या अधिकार है, तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है ही RTI के तहत, सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है, निवारण का भी है, आश्वस्त का भी। लेकिन जो आपातकालीन चिकित्सा, ये चिकित्सा इसमें कहाँ से आ गया, ठीक, तो आपका ये 4 होगा, तो केवल 4 सी हो जाएगा। 44 नंबर में है कि कितने अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, जैसे कि जो हमारी देखिए, जो हमारे भारत को आप देख लीजिए, जो 1991 के पहले जो था वो अंतर्मुखी था, मतलब कि वो बाहरी आयात प्रतिस्थापन पर काम करता था, लेकिन यही जब 19 से जब नई आर्थिक नीति लाया गया तो खुला हो गया, ओपन मतलब ओपन मार्केट ग्लोबलाइजेशन आ गया, जो अब कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है मतलब बहिर्मुखी व्यापार हो गया। तो इसमें पूछा जाएगा अंतर्मुखी व्यापार की रणनीति को दर्शा, देखिए पहले तो आयात प्रतिस्थापन हो गया, 1991 के पहले जो भारत का जो टारगेट था वो आयात प्रतिस्थापन था, ठीक। फिर दूसरा है कोटा लागू करना है। क्यों कोटा लागू करना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अगर किसी चीज़ को प्रोडक्शन सस्ते दामों पर प्रोडक्शन कर रहा है और यहाँ भारत में भेज रहा है, तो किसी भारत का कोई इंडस्ट्री है उसका अगर मतलब घाटा ना हो, मतलब उसके मुकाबले, तो मान लीजिए अमेरिका की कोई भी कंपनी अगर फैक्ट्री कोई कोई प्रोडक्ट तैयार करती है और भारतीय कंपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करती है, तो दोनों में रेट में तो अंतर होगा ही, हो सकता है अमेरिका ज़्यादा सस्ता हो। अगर वही माल अगर भारत में आता है, तो जो हमारे जो उद्योग जो ये जो मतलब प्रोडक्ट को जो बना रहे हैं वो तो डूब जाएंगे। तो इसलिए होता ये है कि वो जो जो देश होता है जैसे भारत ही है, तो वो क्या करता है, कोटा एक अनुपात बनाता है, जैसे टैरिफ होता है, नॉन टैरिफ होता है, नॉन टैरिफ में आपका कोटा लागू करता है। तो ये आपका दोनों आपका ये सही है। तीसरा है सस्ता आयात देता है, ऐसा तो है नहीं, कुल मिला के आयात प्रतिस्थापन होता है, सस्ता आयात हो या महंगा ये सब नहीं होता है वहाँ पर, ठीक। तीसरा होगा। चौथा उच्च गुणवत्ता का सामान, ऐसा तो है नहीं, जो गुणवत्ता की बात है वो कौन करता है, अमेरिका करता है, विकासशील जो विकसित जो देश होते हैं, जो मतलब जिसका मतलब बहिर्मुखी जो होते हैं उनका उच्च गुणवत्ता का सामान वो ये कहते हैं, मांग करते हैं, भारत का ये नहीं होगा, तो आपका 2 हो जाएगा केवल बी। 45 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, मनरेगा के माध्यम से सरकार ने 100 दिन के रोजगार, कहाँ, ये भी सही है। दूसरा कि यह काम करने का अधिकार को लागू करने वाला कौन, हाँ ये भी सही है, आपका दोनों व्याख्या भी करता है इसका, ठीक, तो दोनों सही हो जाएगा। 46 में देखिए फिर दोहरा संघ, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। दोहरा संघ क्या है, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु इनमें दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को एक साथ बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं, ठीक, तो बी हो जाएगा। 47 नंबर है कि MNC के बारे में दिया है, ठीक, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में आपका लिखा है कि स्थानीय व्यवसाय के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करनी, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। इसके बाद आपका जो बी नंबर है, संपूर्ण रूप से अस्थायी कंपनियों का अधिग्रहण और उपार्जन करना है, आपका बी सही होगा, ठीक। इसके बाद 48 नंबर देखते हैं। 48 में है कि कार्यनीति जो स्ट्रेटजिक जो निवेश होता है वो आपका अभिप्राय सार्वजनिक उद्यम में अधिकांश सरकारी भागीदारी का विक्रय करना, हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो स्ट्रेटजिक होता है, जो डिवेलपमेंट में होता है, इसमें क्या होता है कि अधिकांश सरकारी भागीदारी का विक्रय कर दिया जाता है, जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट होता है। और यह जो होता है वो DPIT, ये गलत है, यहाँ पे दीपम होगा, DIPM, इसके तहत इसको मतलब जो भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है इसके तहत दीपम के तहत किया जाता है, ठीक, तो आपका हो जाएगा केवल एक। 49 नंबर बोल रहा है कि विशेष रसायन, जैवीय सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें देखिए अब इसमें आपका ये दोनों सही होगा, ठीक, तो आपका एक और दो दोनों हो जाएगा। 50 नंबर बोल रहा है कि भारत में 80% से अधिक लघु सीमांत किसान हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि, ठीक।
50% से कम भूमि पर कृषि करते हैं। सही बात है। जो भी हमारे यहाँ लघु और सीमांत किसान हैं वो मतलब संख्या में ज़्यादा है, लेकिन उनके पास जो कृषि जोत है, जो एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स जो हैं वो बहुत कम है। ठीक, आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में अधिकांश किसान निर्वाह कृषि करते हैं। हाँ, ये तो सही है। और आपका जो इसका जो कथन का व्याख्या भी करता है, मान लीजिए निर्वाह कृषि कौन करेगा, जो मतलब जिसके पास खेती कम होगा, मतलब बहुत कम खेती होगा, तो कहाँ से वो उतना प्रोडक्शन कर पाएंगे जिससे अपना किसी मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बाहर बेच सकें। तो आपका ये भी सही है। तो आपका ए हो जाए, दोनों कथन सही है। वर्ष 1991 को आर्थिक सुधार कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं पहुंचा। ठीक, आपका जो ये क्या बोलते हैं, ये है तो आपका ये सही है, सही बात है। देखिए जो 1991 में आर्थिक सुधार हुआ है उसमें कृषि क्षेत्र को लाभ कहाँ पहुंचा, उसमें एफडीआई आया, जो भी एफडीआई आया, एफडीआई जो भी आया, तो उसमें हुआ ये कि जो भी सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो गया। जैसे एग्रीकल्चर का फल देखेंगे सबसे ज़्यादा अधिक मतलब भारांश था जो भी भारत की आज़ादी के समय, अब सबसे कम हो गया है एग्रीकल्चर का। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जो भी मतलब जो निवेश आया, जो एफडीआई आया, तो सेवा क्षेत्र हो गया, इधर ज़्यादा मतलब आकर्षित हुआ, न कि एग्रीकल्चर में। तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में कमी आई। सही बात है। मान लीजिए कि ये तो ऊपर का कथन का दोबारा एक सेम रिपीटेशन है, तो आपका दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। ठीक, तो आपका ये ए हो जाएगा। 52 नंबर में कि किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर किसके मानव पूंजी का हिस्सा माना जाए। देखिए जो मानव का जो ज्ञान होता है, कौशल होता है, क्षमता होता है, ये आपका उसका मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक, 53 नंबर में बोल रहा है कि ग्रामीण विकास, ये तो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर ही है ग्रामीण विकास, इसके आप बारे में पूछे। तो देखिए पहला इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन, ये तो है ही, जीवन स्तर में सुधार लाना। दूसरा इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धति, ये भी सही है। तीसरा आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास, ये गलत है। ऐसा मान लीजिए कि ऐसा थोड़ी है कि मतलब ग्रामीण में विकास इसलिए कर रहे हैं कि कोई ग्रामीण से शहर जाए, ऐसा तो है। तो तीसरा ऐसा ही गलत हो जाएगा। चौथा है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। हाँ, ये सही है आपका, तो इसका सी, केवल 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर है कि जैविक खेती संवहनीयता को बढ़ाती है और मृदा गुणवत्ता को जैविक रक्षा। पहला आपका सही है, दूसरा भी आपका ये सही है। लेकिन देखिए ये यहाँ पर संवहनीय को बढ़ावाती है, करे मृदा गुणवत्ता, ये सब यहाँ पर खरपतवार भी दिया गया है, तो ये क्यों लगाएंगे, तो इसका ये कथन का स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका बी होगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। 55 नंबर में कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। हाँ, मामूली से वो तो है ही, 50% भाई जीडीपी में योगदान कर रहा है। सेवा के क्षेत्र में रोजगार तो पड़ा ही है, लेकिन कौशल विकास का, ये सब का कौशल और टैलेंट का, ये सब स्किल की कमी है। ठीक, इसलिए इतना बेरोजगारी भारत में है। दूसरा है कि औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के लाभ के उपयोग करते हैं, ये भी सही है। जो भी आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, औपचारिक क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर है, आपका जो सामाजिक सुरक्षा लाभ का जो काम मतलब करते ही हैं, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का। ठीक, ये जो अनौपचारिक हो वो नहीं लेते हैं, जैसे गिग वर्कर्स हो गए ये सब, और जो अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं, तो आपका सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 56 नंबर में है कि सामाजिक बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। हाँ, ये तो सही है। दूसरा है कि भौतिक अवसंरचना जीवन की गुणवत्ता में सुधार, काहे नहीं, कोई भी संरचना भौतिक हो या मूर्त अमूर्त कोई भी हो, अगर संरचना मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, चाहे वो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हो या फिजिकल हो, जो भी हो, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार तो आएगा ही। तो आपका सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 57 नंबर में एक और कॉमन बची, तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। 58 चीन और भारत के तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में। ठीक, पहले कि चीन ने कृषि से भी नहीं, देखिए चीन का जो आपका वो ग्रोथ जो था, पहले वो एग्रीकल्चर में आया, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में आया, फिर अब आपका सर्विस में है। ठीक, तो आपका ये पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि चीन ने अपने पहले संरचनात्मक सुधार किए, जबकि इन्हें भारत में लागू किया गया, ये भी सही है। तीसरा है कि चीन ने औद्योगिक क्षेत्र में उच्च विकास दर को बनाए रखा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ये भी सही है। है भाई, औद्योगिक उस टाइम उसका देखिए, भारत का देखिए, अंतर तो है ही। चीन थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि आज वो इतना ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर पहुंचा है। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर बोल रहा है कि RP 1951 के बारे में। देखिए पहला है कि यह चुनाव का संचालन में, पहला सही है। दूसरा कि यह एक उम्मीदवार को कम से कम थोड़ी अधिक से अधिक ना दो होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया दूसरा। तीसरा है कि इसके तहत उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने का एक भ्रष्ट आचरण है। तीसरा ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। आगे देखते हैं। आगे 60 नंबर में सील बंदर कवर न्यायिक विधिक
प्रक्रिया में पारदर्शिता। देखिए पहला आपका ये सही है, उधर जो सीमित करता है, ठीक। दूसरा जो है इसमें दिखा है कि ये परिभाषित करता है, ऐसा है कि यह जो सीलबंद कवर न्याय क्षेत्र है, न्यायशास्त्र है, यह कोई भी नियम इसको परिभाषित नहीं करता है, ठीक। तो ये आपका दूसरा गलत, तो आपका सी हो जाएगा, एक सही दूसरा गलत। 61 नंबर एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया है। देखिए पहला आपका लिखा संविधान आयोग के सदस्यों की संख्या, देखिए ये राष्ट्रपति चुनाव करता है, ठीक। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसका हस्ताक्षर और मुहर से, ठीक। दूसरा है कि सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित है। हाँ ये भी सही है, लेकिन एक मिनट, ये संसद थोड़ी होगा यहाँ पे देखिए जो भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, देखिए अनुसूचित जाति होगा या जनजाति आयोग होगा, वो पूरा टोटली जो होता है वो राष्ट्रपति पर निर्भर होता है, चाहे वो मतलब संख्या निर्दिष्ट करना हो या उसको मतलब मुहर सहित जो भी अधिपत्र द्वारा जारी करना हो या उसका कार्यकाल निर्धारित करना हो, ठीक। तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है कि सिविल न्याय की शक्ति प्रदान करता है, चौथा आपका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3 सी। 62 नंबर में है कि वाइब्रेंट विलेज परियोजना, ठीक। तो आपका इसमें पहला आपका ये सही है, जो उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गांव है, और दूसरा है कि यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं, यह गृह मंत्रालय का अधीन आता है, ठीक। तब दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा केवल 1। 63 नंबर में कि लीबिया, ये देखिए जो आपका मिस्र के साथ बाउंड्री, देखिए मिस्र के साथ बाउंड्री कौन बनाता है, लीबिया बनाता है, इसराइल बनाता है और सूडान बनाता है, बाकी ये 3 आपका बाउंड्री नहीं बनाते हैं, तो आपका केवल 3 हो जाएगा बी। 64 नंबर है सिंधु जल, देखिए पहली बात कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस जल बंटवारे के संबंध विश्व बैंक ने किया था, ये भी सही है। दूसरा है कि पाकिस्तान के 3 पश्चिमी सिंधु चेनाब और झेलम नदी पर नियंत्रण मिल गया है। जो आपका देखिए ये जो तीसरा वाला ये सही है, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं सिंधु चेनाब झेलम पाकिस्तान का नियंत्रण है, बाकी जो नीचे की 3 नदियाँ हैं रावी व्यास और सतलुज उसे भारत का नियंत्रण है, ठीक। इसका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है कि भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो पश्चिमी जो भी नदियाँ हैं तो उसका वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो आपका सिंचाई भी कर सकता है, विद्युत उत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है कोई, ठीक। तो तीसरा पर गलत हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा केवल 2। 65 नंबर में है कि हाल ही में कौन सा ये भूकंप पूछा है, भीषण भूकंप। देखिए भूकंप तो मोरक्को में भी आया था, सीरिया में भी आया था फिलहाल में, लेकिन जैसे कि अगर आपका इसका दृष्टि का ये अगर आप आंसर के देखेंगे तो उसमें आपका उत्तर सीरिया दिया है, लेकिन हाल में मोरक्को में भी आया था, ठीक है। इसके बाद 66 नंबर है, 66 में पूछ रहा है कि प्राथमिक जो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या। देखिए जो भी खान उत्खनन जो भी माइनिंग आता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। दूसरा पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये आपका भी नहीं मानिए, आपका सेकेंडरी हो गया। चीनी उत्पादन आपका सेकेंडरी, मान लीजिए ये तो गन्ना उत्पादक का नहीं रहा है, गन्ना से ना चीनी बनेगा, तो चीनी कहाँ बनता है, आपका फैक्ट्री में बनता है, तो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। तीसरा है कि संरचना में अभिकल्पना अभियांत्रिकी जहाँ आ गया तो ये आपका टर्शियरी सेक्टर हो गया, ठीक। सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक। तो इसका आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 67। 67 बोला कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में, तो आपको तो पहला ही है, जब कार्य के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, 8 लोग होते हैं, ठीक। इसके बाद 68 देखिए भारत में निधनता आकलन के संदर्भ में, ठीक। तो पहला आपका NSSO द्वारा किया जाता है। दूसरा तेंदुलकर समिति 816 और 1 है, तो आपका ऐसा ही सही है, तेंदुलकर समिति द्वारा ये किया गया था, तो आपका C 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 69 नंबर है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, देखिए भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, डायरेक्ट NCERT से सवाल है, सही है। आपका हरित क्रांति के बाद खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। दूसरा है कि भारत के पास भंडारण मानदंडों से अधिक खाद्यान्न का बफर स्टॉक है। आपका जो दूसरा चीज़ है, दूसरा आपका सही है, बफर स्टॉक उसके पास है ही, तो आपका C 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक। उसका 70 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वतंत्रता के बाद रोजगार सृजन में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है, ऐसा है, बढ़ा है। जो आपका एग्रीकल्चर है वो कम हुआ है, ये तो बढ़ा ही है। 19 से 60 के दशक में GDP हरित क्रांति के बाद सकल के उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, ये भी गलत है, लगातार थोड़ी बढ़ी है, थोड़ा के लिए बढ़ा फिर घटने लगा, फिर सेवा क्षेत्र का हावी हो गया उस पर। फिर इसका तीसरा एक वर्ष 1991 में वित्तीय संकट में रोजगार सृजन में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है, ये भी गलत है। लगातार कम किसकी हुई है, कृषि की हुई है, ना कि द्वितीय क्षेत्र की, ठीक है। बढ़ोतरी हुई है सेवा क्षेत्र की, तो कोई भी नहीं हो जाएगा। 71 नंबर है अवसर लागत, देखिए अवसर जो लागत इसका होता है C नंबर होगा। चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प, जहाँ विकल्पों की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ अलग अलग विकल्प हो, उसको अवसर लागत बोलते हैं। इसका 72 नंबर है कि उपयोग में से कितने कारक वस्तु सेवाओं की मांग पर प्रभावित करते हैं।
देखिए इसका आपका उत्तर हो जाएगा पाँचों हो जाएगा। कोई भी वस्तु है उसका अगर वस्तु है या कोई भी सर्विस हो, गुड्स एंड सर्विस हो गया, अगर उसका मतलब अगर डिमांड है तो उसके लिए अलग-अलग ये पाँचों फैक्टर उस पे काम करते हैं। उसका मतलब डिमांड और सप्लाई को जो मतलब प्रभावित करते हैं। 73 नंबर में है कि विदेशी व्यापार नीति FTF के बारे में दिया है। तो FTF आपका पहला लिखा है 10 ट्रिलियन थी, तो ऐसे ही पहले ही गलत होगा, 10 ट्रिलियन थोड़ी होगा। आपका ये कहा गया है कि वस्तु सेवाओं के लिए 3 ट्रिलियन और सिर्फ वस्तु के लिए 2 ट्रिलियन। ठीक, तो आपका ये पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी ये दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों आपका सही है। तो आपका केवल 3 हो जाएगा सी। आके 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर है कि बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सही है। जो अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2 गुणों से भी अधिक, हाँ ये भी सही है। इसका वातावरण में जल उपस्थित नहीं है, ऐसा गलत है। दूर है, जल तो उपस्थित है, ये फिक्स है। देखिए जो भी पृथ्वी से जो भी दूर है, मंगल हो गया, आपका बृहस्पति हो गया, ये सभी मतलब उधर तो मतलब टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत पहले का वहाँ पर जल मतलब बर्फ़ की अवस्था में वहाँ मिलते हैं। ठीक, तो आपका ये जल उपस्थित है। ठीक, ये अब लिखा है कि जूस मिशन आपका यूरोपियन यूनियन द्वारा किया गया है। ठीक, तो आपका केवल 1 हो जाएगा। 75 नंबर है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम योजना। देखिए जो फेम योजना है यह कोई जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, यह केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस योजना से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को न्यूनीकृत करने में सहायता मिलती है। ठीक, तो आपका दूसरा जो है यह आप जो दूसरा है वो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, ये तो है ही। 76 नंबर है कि बजट में पूंजीगत व्यय के संदर्भ में इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय दायित्वों में कमी आती है। देखिए जो पूंजीगत व्यय जो भी होता है उसमें सही बात है। अब मान लीजिए कि कोई भी अगर जैसे कि आपने अगर जैसे कि आपने इंटरेस्ट जैसे कि आपका क्या बोलता है पूंजीगत व्यय बोल रहा है, अगर आपने पहले से कहीं से अगर आपने उधार लिया है और कर्ज को आपने चुका दिया तो आपका वित्तीय दायित्व में कमी आएगी ही। तो पहला आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें सरकार द्वारा उपगत ऋण व्यय, देखिए जो ऋण जो दिया जाता है वो जो खर्च आता है वो आपका पूंजीगत नहीं होता है, वो राजस्व खर्च होता है। जो भी आपका ब्याज होता है राजस्व खर्च होता है। और अगर यही अगर आपको उस लोन को अगर चुकता करते हैं मतलब अगर मूलधन उसको देते हैं ब्याज देते हैं तो आपका हो गया राजस्व खर्च। अगर आप मूलधन देते हैं तो आपका ये होता है पूंजीगत खर्च के अंदर आता है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो इसका केवल 1 हो जाएगा। 77 नंबर है कि प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में। ठीक, 77 नंबर में आपका पहला जो है यदि यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के राजस्व घाटे और उन्नयन का मद, हाँ पहला सही है। दूसरा है कि यह नरसिंह समिति, देखिए ये जो गलत है, यहाँ नरसिंह समिति नहीं होगा, यहाँ आपका रंगराजन समिति होगा। ठीक, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, तो केवल 1 हो गया। इसके बाद 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर में कि प्रत्येक स्तर पर प्रयोज्य आय में, देखिए ये क्या बोल रहा है कि कर व्यवस्था में परिवर्तन के परिणाम। देखिए अगर टैक्स में चेंज होगा तो कहाँ कहाँ दिक्कत कहाँ होगी। पहला बात प्रयोज्य डिस्पोजेबल इनकम है उसमें वृद्धि हो ही सकता है, उपभोग में वृद्धि, ये तो मतलब मामूली सी बात है। अगर टैक्स में चेंज होगा तो हर मतलब एरिया में मैक्सिमम एरिया में वो चेंजिंग आएगा उसमें। ठीक, तो आपका इसका तीनों हो जाएगा। 78 नंबर है कि रिकार्डो समतुल्य अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है, इसका उत्तर बी होगा। उपभोक्ता उच्च घाटे के दौरान अधिक बचत करते हैं। ठीक, आपका ये बी हो जाएगा। ठीक, 80 नंबर में है कि यदि सभी देशों की वास्तविक विनिमय दर 1 हो जाए तो बाजार में सभी मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो जाएगी। ठीक है, वास्तविक देखिए ये क्या बोलता है, बोल रहा है कि वास्तविक विनिमय जो रियल एक्सचेंज रेट है। ठीक, अरे मान लीजिए कि अगर देखिए मान लीजिए कि 80 रुपये, मान लीजिए 80 रुपये इक्वल टू, एक सेकेंड, 80 रुपये इक्वल टू $1 होता है। ठीक, मान लीजिए अगर कोई मतलब 80 रुपये का सामान अमेरिका में $1 हो रहा है, बिका जा रहा है। मान लीजिए एक बस बर्गर है, बर्गर का रेट है 80 रुपया। ठीक, भारत में ये अगर अमेरिका आप चले जाते हैं और अमेरिका में जाने के बाद वहाँ पे आपका अगर वहाँ पर भी आपका सेम वही बर्गर अगर है, अगर $1 में मिलता हो, यह ना कि उसका $2 हो या $2.5 हो, अलग अलग हो, तो आपका ये कर सकते हैं कि जो दोनों जो चीज़ है उसका अगर दोनों बराबर हो जाएगा, 80 रुपये का यहाँ मिल रहा है अगर बर्गर, यही बर्गर अगर वहाँ पे अगर अमेरिका में लेंगे ये $1 का मिलेगा, तो दोनों का क्रय शक्ति समान का है कहेंगे ही, इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक, पहला सही है। दूसरा है कि वास्तविक विनिमय दर अनुमानक सूची किस देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशत माप के देखा जा सकता है, हाँ दूसरा भी आपका ये भी आपका सही है। ठीक, आप उसका मतलब करेंसी की तुलना कर सकते हैं, कौन कितना महंगा है, कौन प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से कर पा रहा है। ठीक, तो आपका दोनों सही है, एक और दो दोनों हो जाएगा। अदायगी संतुलन जो ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में ये आगे दिया है, तो पहले लिखा है कि पूंजी खाता में सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद, तो ये आपका ऐसे ही पहला ही गलत हो गया। ठीक,
अंतर्राष्ट्रीय बिक्री चालू खाते में दर्ज की थी, पहला आपका गलत है। दूसरा है कि ट्रांसफर पेमेंट ऐसी प्राप्ति होती हैं जो किसी देश में निवासी निःशुल्क, हाँ ये सही है, जो निःशुल्क ये प्राप्त होती हैं। तीसरा है कि वस्तुओं में आयात निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है, ये भी सही है। देखिए जो वस्तु बोल रहा है तो यहाँ बैलेंस BOT होता है, जहाँ वस्तु आए सिर्फ तो वहाँ BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ये अगर वस्तु और सेवा आता है तो वहाँ BOP होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक। तो इसका आप उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। आगे देखते हैं 81 नंबर, 81 तो हो गया। 82 देखते हैं। 82 नंबर में दिया है कि अदायगी संतुलन ट्रांसफर पेमेंट के बारे में दिया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय से स्वतंत्र रहती है, ठीक। तो ये तो पहला सही है, अपने पीछे देखा अभी। दूसरा कि समायोजित संव्यवहार इस बात से निर्धारित होता है कि अदायगी संतुलन अधिशेष में है अथवा घट में है, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 83 नंबर FBRM एक्ट के बारे में, जो राजकोषीय नीति से संबंधित है। पहला बोल रहा है कि अधिनियम के अनुसार सरकार का राजकोषीय प्रबंधन, सही है, राजकोषीय प्रबंधन देखा जाता है इसमें। दूसरा है कि अधिनियम के अनुसार सरकार को अपना राजस्व घाटा समाप्त करना होगा, हाँ ये भी सही है। ये कुल मिला के देखिए जो राजकोषीय जो FBRM एक्ट है वो कहता है कि जो सरकार है अपना राजस्व घाटा को कम करे, जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करे, लेकिन एक टारगेट दिया गया था मतलब 3% 4% का, इतना कर ले कम, जितना कम करे उतना बेहतर है। तो ये राजस्व घाटा कम समाप्त करना होगा, ये तो सही ही है। तीसरा है कि ये अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर अधिनियम सरकार पर जुर्माना, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्ट हो वो सरकार पर या RBI पर जुर्माना लगा दे, ऐसे ही गलत है। तो बी हो जाएगा, केवल 2। 84 नंबर में है कि सकल GDP जो है किसी देश की बढ़ती GDP उस नागरिकों के बढ़ते कल्याण का एक निश्चित संकेत देती है, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि GDP बढ़ेगा तो कल्याण, मान लीजिए GDP बढ़े, अगर कोई वार वाला प्रोडक्ट का हो, ये तंबाकू ये सब का प्रोडक्शन हो रहा हो, ज़बरदस्ती किसी मतलब लेबर मान लीजिए उसको करा के और उस उत्पादन किया जा रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि GDP तो बढ़ेगा, लेकिन मानव का कल्याण थोड़ी होगा उससे। तो पहला का गलत हो जाएगा। दूसरा कि किसी देश की GDP सदैव विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत होती है, सही, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो आपका 1 और 2 दोनों आपका ये गलत है, ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा, ठीक। 85 नंबर का मुद्रा के संचलन वेग, इसका आपका सीधा उत्तर भी हो जाएगा, वह दर जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है, जिस मतलब दर से कोई मुद्रा अगर किसी अर्थव्यवस्था में चलता है उसका मुद्रा का वेग बोलते हैं, ठीक। इसके बाद 86 नंबर है कि सामान्य रूप से जब बांड की मांग बढ़ती है तो उस पर ब्याज दर भी बढ़ती है, ठीक। तो ये आपका पहले आपका जो है ये तो ऐसे ही आपका गलत हो गया, ठीक। जब बांड की जब मांग बढ़ेगी तो ब्याज दर थोड़ी बढ़ेगा, ब्याज दर घटेगा ना, ठीक, तब ना बांड की मांग बढ़ेगी। दूसरा कि सामान्य रूप से किसी बांड का कीमत बाजार की दर से विपरीत रूप से संबंधित होता है, हाँ दूसरा आपका सही है। मान लीजिए कि जब मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड का ऑटोमेटिक है उसका मांग बढ़ेगा, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, तो केवल 2। 87 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए जानी जाती है। देखिए पहला कि जब विदेशी मुद्रा भंडार में भारतीय रुपये की अधिक क्या है अधिक मांग हो, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा जब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी में, देखिए जो ये स्थिरीकरण के बारे में बोला जाता है इसमें सी होगा उत्तर, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रवाह होता है, ठीक, सी होगा उसका उत्तर। 88 नंबर में है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए निम्नलिखित पर विचार करें, किसी मुद्रा का अवमूल्यन से किसी देश का आयात बिल बढ़ जाएगा, पहला गलत है। देखिए अगर किसी बिल कब बढ़ेगा, जब डिवेलुएट होता है, जब हम लोग का जो करेंसी होता है उसका मूल्य ह्रास होता है। मान लीजिए अगर $1 80 रुपये का आता है, ठीक, अगर यही $1 अगर 90 रुपया हो जाए तो हम लोग का जो निर्यात होता है महंगा पड़ता है, ना कि आयात हम लोग का सस्ता होता है और निर्यात हम लोग को महंगा पड़ता है, ठीक। तो आयात का बिल बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कि यदि घरेलू उत्पादों की कीमत घटेगी तो निर्यात बढ़ेगा, हाँ दूसरा आपका सही है। अगर मान लीजिए जो घरेलू की जो भी कीमत है अगर वो घटने लगेगी तो निर्यात बढ़ेगा ही। अगर सस्ता सामान हम लोग लगे हमारे भारत में सस्ता सामान हो जाए तो बाहर से अगर सस्ता सामान होता है तो मतलब ऑटोमेटिकली है कि उसको चीज़ को हम लोग बाहर निर्यात करेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। 89 नंबर में है कि किसी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, देखिए पहला है कि बाजार में कुछ कंपनियों और कई खरीदार शामिल होते हैं, पहला आपका गलत हो जाएगा और दूसरा तीसरा आपका ये सही हो जाएगा, आपको हो जाएगा केवल बी। पूछा है कि समताप मंडल वायुमंडल या अंतःक्षेपण तकनीक, ठीक, ये जो तकनीक होती है यह पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा में हेरफेर करता है, ठीक, एक नया टेक्नोलॉजी है जो, ठीक, ये डी हो जाएगा। 91 नंबर में कि ChatGPT OpenAI द्वारा विकसित एक बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित है, सही है। दूसरा है कि इसका उपयोग वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग जैसे डिजिटल, हाँ ये भी सही है, आपका सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। फिर दे रहेगा धर्म गार्जियन अभ्यास, ठीक, ये आपका दोनों का दोनों सही है। भारत और जापान के बीच भी हो रहा है
और ये सहयोग रक्षा सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 93 नंबर देखिए, हाथी परियोजना के बारे में दिया है। पहली बात 1992 में यहाँ पे 1972 के भारतीय वन्य जीव अभयारण्य के मतलब जो एक्ट था उसका तहत इसका शुरू किया गया था, ठीक। और दूसरा है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक। तो ये आपका सही है, तो आपको उत्तर जाएगा बी, केवल 2। 94 नंबर में है कि मरुस्थल और स्थान के बारे में मिलान करना। देखिए, जो मोजावे है उत्तरी अमेरिका में, ये तो है ही। सिम्पसन है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नामीबी जो है ये तो अफ्रीका तो है ही, ऐसे ही, तो केवल 2 हो गया। रोगाणु प्रतिरोध के बारे में पहला है कि यह संक्रामक उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली रोगाणु, हाँ ये पहला का सही है। दूसरा है कि सुपर बग, हाँ सुपर बग कहा जाता है, ठीक। तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर में है कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में। पहला है ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित है, जी हाँ पहला सही है। दूसरा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, दूसरा भी आपका सही है, ठीक। आप 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 97 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लोगों को संगठित करने के लिए गांधीवादी तकनीक, तो आपका देखिए आपका जो अफ्रीका के जो थे नेल्सन मंडेला, ये आपका गांधीवादी तकनीक का यूज किए थे। अगर अमेरिका का पूछे तो अमेरिका में आपका मार्टिन लूथर किंग थे, और म्यांमार में आंग सान सू की, ये म्यांमार के थे जो गांधीवादी तकनीक से प्रभावित हुए थे। 98 नंबर में है कि कितनी पहल भाषाओं की सुरक्षा के लिए है, तो आपका ये चारों उत्तर होगा, ठीक है। तो चारों सभी 4 हो जाएगा, बस 2 और। ये देखिए है कि सरोजिनी नायडू से संबंधित पूछ रहा है। पहला उसको कैसे हिंदी का उपाधि इनको दिया ही गया था सरोजिनी नायडू को, ठीक। तो पहला आपका सही। दूसरा है कि प्रथम नहीं है, द्वितीय होगा। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गई थी ये। थर्ड है इन द क्या है ये, एक सेकेंड में, ये है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, हाँ। तीसरा आपका ये तो सही है, इनका ही है कविता की रचना। धरासन सत्याग्रह, हाँ ये तो इनका ही है, ठीक। तो इसका केवल 3 हो जाएगा। 100 नंबर है कि नमस्ते योजना। नमस्ते योजना देखिए आपका ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, हाँ ये भी सही है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना, हाँ ये भी आपका सही है। तीसरा यह केंद्र प्रायोजित नहीं, ये आपका तीसरा गलत है, ठीक। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो आपका ये 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए।